ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर की, उसका जो है क्लास 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने YouTube ओपन कर लीजिए। YouTube में जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, होम वीडियो, जिसके बगल में जो है शॉर्ट्स लाइव वगैरह होता है, उसके साइड में प्लेलिस्ट का भी सेक्शन मिलेगा आपको। उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको फिटर फर्स्ट ईयर के नाम पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप आज के वीडियो प्लस इसके पहले के सीरियल से क्रम वाइज वीडियो सारे इकट्ठे देख सकते हैं। प्लस जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो ये वेबसाइट है www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो आपको मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्लस एक चीज और हमने इस बार उसमें बढ़ाया हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे हम लोग उसका आंसर दे रहे हैं, जिससे कि कोई मोबाइल फोन वगैरह में भी अगर पीडीएफ को पढ़ना चाहे तो उसे आंसर देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी अगर आप स्टेप वाइज देखना चाह रहे हैं कि भाई कैसे पीडीएफ डाउनलोड होगा, तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 से पार्ट 10 तक की सभी वीडियोज में शुरू में स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने बताया हुआ है वेबसाइट को ओपन करके कि कहां कहां क्लिक करके कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो एक बार पार्ट 1 से पार्ट 10 के बीच कोई भी एक वीडियो ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ठीक, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट, मतलब इंग्लिश देखिए, विच कैलिपर प्रोवाइडेड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के लिए, डायमेंशन की माप लेने के लिए कौन सा इनमें से कैलिपर है जो कि फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट का मतलब बहुत थोड़ा सा कम या ज्यादा हमें एडजस्टमेंट करना हो तो किसके द्वारा संभव है आसानी से। जो फिगर है या मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये फिगर मैंने ले रखा है। क्वेश्चन में सिर्फ आपके इतने ही है। इसमें बोल रहा है इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, आउटसाइड। भाई इनसाइड मतलब अंदर के माप लेने वाला जो कैलिपर होता है। ऑड लेग कैलिपर जिसे हम लोग जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, जेनी कैलिपर हो गया, ऑड लेग हो गया, हर्मोफ्रोडाइट हो गया, ये सब एक ही चीज है। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने के लिए। ऑड लेग वाला हमारा किस लिए होता है, तो हम किसी राउंड जॉब का सेंटर भी निकाल सकते हैं और किसी जॉब के किनारे के सारे उस पर पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं इसकी मदद से। और फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, देखिए ये जो सारे कैलिपर के नाम है, इनसाइड, ऑड लेग या फिर आउटसाइड, ये कैलिपर तो है पर कौन सा वाला है, स्प्रिंग जॉइंट वाला है या फर्म जॉइंट वाला है, ये तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है, जो भी कैलिपर है, सभी कैलिपर हमारे दो टाइप में मिलते हैं, एक फर्म जॉइंट और एक स्प्रिंग जॉइंट। कौन कौन सा, फर्म जॉइंट वाला और स्प्रिंग जॉइंट वाला। पर इन तीनों में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये फर्म जॉइंट है स्प्रिंग जॉइंट है। ठीक है, नहीं लिखा है तो आप फर्म वाला मान सकते हैं, तो इसका मतलब उसमें तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो कौन सा सही करेंगे, सही कोई कर ही नहीं सकते। लास्ट ऑप्शन है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। कोई भी कैलिपर होता है स्प्रिंग जॉइंट, मतलब आउटसाइड वाला भी स्प्रिंग जॉइंट हो सकता है, आउट लेग वाला भी हो सकता है, इनसाइड वाला भी हो सकता है। तो स्प्रिंग जॉइंट तो यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे, देखिए फर्म जॉइंट वाला है। फर्म जॉइंट में क्या है कि एक रिवीट लगा करके इन्हें आपस में से दबा दिया जाता है, दोनों चीजें जुड़ गई। दोनों आउटसाइड वाले हैं, बारी में आप मापेंगे, लेकिन ये फर्म जॉइंट के द्वारा जोड़ा गया है। और यह जो है देख रहे हैं यहाँ पे एक कमानीदार स्प्रिंग बोल लगाई गई है और यहाँ पे एडजस्टिंग नट भी लगाया गया, तो ये स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा गया है। तो फर्म जॉइंट वाले में क्या है कि हमें इसको खोलने या बंद करने के लिए हाथ के प्रेशर के द्वारा से खींचेंगे तो खुल जाएगा, दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो अगर आपको स्केल वगैरह पीछे लगा करके एग्जैक्ट कोई माप लेनी हो या थोड़ा सा कम या ज्यादा करना हो तो हाथ के प्रेशर के द्वारा ही करना ना। हो सकता है कि आपसे ज्यादा दब जाए या हो सकता है कि कम दबे। एग्जैक्ट नहीं ना कि आप चाहो कि बहुत जरा से दबाओ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उससे दबा ही पाओ। हाथ से ज्यादा भी दब सकता है, कम भी, मतलब एग्जैक्ट आप आसानी से कम ज्यादा फाइन एडजस्टमेंट इसमें नहीं कर पाओगे। इसको आप एडजस्ट करना चाहो कम ज्यादा तो बहुत थोड़ा सा कम ज्यादा करने में आपको दिक्कत होगी, फाइन एडजस्टमेंट इसमें अच्छे से नहीं आएगा। कौन से वाले में, फर्म जॉइंट वाले में। लेकिन स्प्रिंग वाले में क्या है, स्प्रिंग वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नट दे रखा है, आपको हाथ के प्रभाव से नहीं दबाना, आप नट को थोड़ा थोड़ा घुमाओगे तो उसी हिसाब से यह नजदीक आएगा। जब टाइट करोगे तो नजदीक आएगा, लूज करोगे तो यह दूर जाएगा, मतलब फैलेगा, खुलेगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसान है ना, एक नट की मदद से आप नट को भाई चाहोगे तो हाथ से एकदम आराम से थोड़ा सा टर्न करोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा लूज करोगे तो थोड़ा सा ओपन होगा। तो मतलब इस नट की मदद से हमें आसान हो जा रहा है इसके एडजस्टमेंट करने के लिए, अच्छे एडजस्टमेंट करने के लिए, फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्प्रिंग वाले जॉइंट कैलिपर को हम लोग फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस एडजस्टिंग नट की मदद से बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इसमें लिया गया जो माप है वो बार बार चेंज भी नहीं होता। कहने का मतलब है इस वाले में मान लीजिए कोई माप आपने ले लिया, ठीक है, हमने एक कोई रॉड ले लिया, मान लीजिए कितने का, इसका डाया है 25 mm, हमें इसको बनाना है 20 mm का। टर्निंग के द्वारा लेथ मशीन पे इसकी टर्निंग करके हम लोग इसको 20 mm का बनाएंगे। तो अब हमें
कैसे पता चलेगा? स्केल लेके तो मापेंगे नहीं। अब ये 25 mm का है, इसमें कोई दिक्कत है, हमें बनाना है 20 mm का, तो हम ले लेंगे क्या, कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर लेंगे और स्केल पर इसे रखेंगे और ऐसे इसमें क्या करेंगे, स्केल पे रख करके दूरी इसमें भर लेंगे, कितना, 20 mm का, क्योंकि हमें 20 का बनाना है। अब जब मैं बार बार टर्निंग करता रहूंगा तो इस कैलिपर को लगा करके चेक करूंगा कि जब हमारा यह जो डाया तैयार हो रहा है, जब इसके अंदर परफेक्ट आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह 20 का हो गया, क्योंकि हमने इसमें 20 की माप भर रखी है। लेकिन ये फर्म ज्वाइंट वाले में क्या होगा, अगर आप बार बार लगाओगे निकालोगे चेक करने के लिए, तो इसमें डर रहेगा कि भाई आप चेक करोगे तो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो यह दोनों जो है ओपन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है, स्प्रिंग वाले में जब तक नट घूमेगा नहीं तब तक इसका साइज कम या ज्यादा होगा ही नहीं। तो आप इसकी मदद से एक बार माप भर के कितनी बार भी इसके चेक कर सकते हैं, इसमें डर नहीं रहेगा कि आपकी माप चेंज हो सकती है। मतलब आप यह कह सकते हो कि इसमें एक बार भरी गई माप को हम कई बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डर रहता है कम ज्यादा होने का। लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट वाले में हम एक बार माप भर करके उसे कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नट नहीं घूमेगा तब तक इसके डायमेंशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, बड़ा क्रॉस सेक्शन मतलब मोटे मेटल वगैरह, मतलब कोई बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया की भारी है उसको काटना है, तो उसके लिए कौन सा मेटल कटिंग सा उपयोग किया जाता है? पावर सा। पहले मैं फिगर दिखा रखा हूं, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया, वो फिगर मैंने आपको ले रखा ताकि आपको सारे सा के बारे में पता चल जाए। पावर सा आपके सामने जो दिख रहा है यह पावर सा है। क्या है? पावर सा है। पावर सा में देख रहे हैं नॉर्मल हेक्सा की तरह ही ब्लेड लगा हुआ है, बस ये है कि इसको मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो जब ब्लेड आगे जाएगी फॉरवर्ड स्ट्रोक पे तो कटाई करेगी, पीछे आएगी तो कटाई नहीं करेगी, क्योंकि आपको मालूम है ब्लेड एक ही दिशा में कटाई करता है जिधर उसके दांते होंगे। अगर दांते फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगे तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करेगा, बैक वाले में नहीं। और अगर रिवर्स में तो रिवर्स में करेगा, अरे सॉरी हाँ, रिवर्स में लगा हुआ दाता तो रिवर्स में करेगा, फिर फॉरवर्ड में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये पावर ता होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक में कटाई करता है और एक स्ट्रोक इसका बेकार देता है। मतलब कटाई में ज्यादा समय लगेगा, आगे गया था तो कटाई किया, वापस आया तो कटाई नहीं हुआ, फिर आगे जाकर कटाई करेगा। एक ही स्ट्रोक में कटाई होती है, एक स्ट्रोक इसका खाली चला जाता है, इसलिए समय ज्यादा लगता है। ये क्या है आपका पावर सा है, नॉर्मल कटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर देखिए कंटूर सा, ठीक है, कंटूर सा। तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह कंटूर सा का है, लास्ट वाला जो फिगर है ना, या कंटूर सा का। कंटूर सा क्या किस लिए होता है? तो कोई किसी भी आकृति, किसी विभिन्न प्रोफाइल में कटाई करने के लिए, किसी आकृति में कटाई करने के लिए, टेढ़ी मेढ़ी आकृति में कटाई करने के लिए हम लोग कंटूर सा यूज करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे ब्लेड दिख रही है, ब्लेड इसकी काफी पतली और लचीली होती है। इसकी ब्लेड यहाँ पे काफी पतली और लचीली होती है। तो जो यहाँ पे जॉब लगाया गया है, इसको हम जैसे जैसे जाएंगे घुमाएंगे वैसे वैसे कटाई करता जाएगा। तो ब्लेड पतली और लचीली है, इस वजह से इससे विभिन्न प्रोफाइल की आकृति की कटाई भी की जा सकती है। किसकी मदद से? कंटूर सा की मदद से। सर्कुलर सा, सर्कुलर सा यहाँ पे है आपके सामने, यह जो आपको दिख रहा है यह सर्कुलर सा, ठीक है। इसमें जो होता है हाई स्पीड स्टील की, यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कुलर ब्लेड होती है, ये दिख रहे हैं पूरी ठोस ब्लेड है, सर्कुलर वृत्ताकार ब्लेड यहाँ दिख रहा होगा आपको, वृत्ताकार ब्लेड है और इसमें धार लगा हुआ है तेज, ये वृत्ताकार ब्लेड है, सर्कुलर ब्लेड हाई स्पीड स्टील का है। तो इसकी मदद से कटाई की जाती है और यही वो सा है जिसकी मदद से हम भारी वर्कपीस की कटाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बाकी सब में ब्लेड लगा हुआ है, बाकी सब में क्या, तीनों में, हॉरिजॉन्टल में हो, कंटूर में हो, पावर सा, सब में ब्लेड लगा हुआ है। जबकि सर्कुलर सा में क्या है, एक वृत्ताकार डिस्क है, एक पहिया है जो कि हाई स्पीड स्टील का है, पूरा वृत्ताकार प्लेट ही है इसमें। तो यह किस लिए होता है? यह होता है हमारा भारी कटाई के लिए, कह लीजिए बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और लास्ट जो हॉरिजॉन्टल बैंड था, तो यह जो फिगर है आपका, यह हॉरिजॉन्टल बैंड था का, यह वाला किसका है? हॉरिजॉन्टल बैंड था का है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल बैंड था में क्या है, जो ब्लेड है हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है, दो गिरनी है, एक गिरनी यहाँ, एक गिरनी यहाँ, इस गिरनी पे ब्लेड लगी रहती है और ये लगातार कटाई करती रहती है। पहले हमारा पावर सा था, तो पावर सा में एक स्ट्रोक में कटाई होता था, एक में नहीं होता था, तो समय ज्यादा लगता था, उसी को बचाने के लिए फिर आया हॉरिजॉन्टल बैंड था। इसमें दो गिरनी लगा दी गई और उस गिरनी पे हमने क्या किया, फ्लेक्सिबल ब्लेड को ऐसे लपेट दिया, एक ब्लेड की, सॉरी बेल्ट की तरह। अब जो गिरनी घूमता था तो ये ब्लेड लगातार घूमती रहती थी और नीचे जो जॉब रहता था उस पर लगातार कटाई होती थी, क्योंकि वो एक ही दिशा में लगातार घूमती थी। तो ये होता है हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल बैंड सा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? जो हमारी मार्किंग टेबल होती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था सरफेस प्लेट का भी, कि वह जो है वह भी कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। भाई आपको मालूम है जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब कितना भी समय हो जाए, काफी लंबे समय के बाद भी कास्ट आयरन की स्टेबिलिटी बनी रहती है, डायमेंशनली वो स्टेबल होता है। जो कास्ट आयरन की क्वालिटी है, कास्ट आयरन क्या क्वालिटी है कि काफी लंबे समय के बाद भी वो डायमेंशनली मतलब उसका बीमा वगैरह के लिए लंबाई चौड़ाई जो भी उसकी, वो डायमेंशनली आयामों में क्या रहता है, स्टेबल रहता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस वजह से
जिस भी जॉब को मतलब अगर हम मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का बना देंगे तो कास्ट आयरन का बना हुआ है तो काफी मतलब जैसे टेबल पुरानी भी हो जाएगी तब भी कास्ट आयरन का गुण है कि वह डायमेंशनली स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा इसकी वजह से क्या होगा, अगर उसके डायमेंशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वैसे स्टेबल बना रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। उस मार्किंग टेबल की क्या बनी रहेगी, एक्यूरेसी बनी रहेगी। ऑप्शन देखेंगे मेंटेन द एक्यूरेसी, मेंटेन द एक्यूरेसी ऑप्शन सी सही होगा। कहीं पे सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी दे रखा था बुक्स वगैरह में तो वो गलत है। लुब्रिकेशन का सेल्फ लुब्रिकेशन का कोई बात ही नहीं है, कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेशन नहीं देता है। बस इसका यही फायदा है कि एक्यूरेसी को बनाए रखेगा। और एक्यूरेसी क्यों बनाए रखेगा वो मैंने आपको बताया, क्योंकि कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज होता है कि कास्ट आयरन काफी लंबे समय के बाद भी डायमेंशनली स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पे एक गेज देखा रखा है और इसका नाम पूछा है। इसको हम लोग कहते हैं बीवेल गेज। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, बीवेल गेज कहते हैं। इसमें हमारा स्टॉक इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है ब्लेड। दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका यूज होता है, ये जो होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। क्या होता है हमारा प्रोटेक्टर, बेवेल प्रोटेक्टर भी एक आता है। तो यह जो है हमारा यह क्या है, बीवेल गेज है हमारा और यह अप्रत्यक्ष मापन यंत्र, क्योंकि इसके में कोई कोड तो बना नहीं है, कोई चादा वगैरह तो बना नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कोई जॉब इस टाइप से है तो इसके द्वारा इसका स्टॉक यहाँ रखेंगे और ब्लेड को इस पे रखेंगे इस टाइप से करके, फिर इसको वहां स्क्रू के द्वारा लॉक कर लेंगे। अब इसका यह एंगल मापने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बेवेल प्रोटेक्टर लेंगे। बेवेल प्रोटेक्टर के द्वारा हम इसकी माप को चेक करेंगे कि यह कितना एंगल है, ठीक है। डायरेक्ट इसे माप नहीं करता, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, मेजरिंग टूल कहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल जिससे डायरेक्ट हमारा माप नहीं करता है। पहले हम इसके द्वारा इसको सेट करके इसकी माप लेंगे। अब यह माप कितना है पढ़ने के लिए हम किसी दूसरे टूल की मदद लेंगे, इसलिए इसे इनडायरेक्ट बोला जाता है। हम डायरेक्ट इससे माप नहीं ले पा रहे हैं, माप तो ले लिया पर कितना है यह हमें नहीं पता। यह जानने के लिए हमें एक और टूल की मदद लेनी पड़ी, इसलिए इस टूल को इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। किसको, बीवेल गेज वाले को, ठीक है। और बीवेल गेज का ही एक अलग रूप होता है यूनिवर्सल बीवेल गेज। मतलब जिन मापों को बीवेल गेज के द्वारा नहीं मापा जा सकता है उन माप को यूनिवर्सल बीवेल गेज के द्वारा मापा जाता है। यह आपको फिगर इसका नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। उसी टाइप से है, उसमें दो ब्लेड है यहाँ पे देख रहे हैं। यह इसका स्टॉक हो गया, यह हमारा क्या हो गया, मेन ब्लेड हो गया, मेन ब्लेड। और इसके साथ एक और ब्लेड बढ़ जाती है जिसे एक्जुलरी सहायक ब्लेड बोलते हैं। एक्जुलरी या सहायक ब्लेड बोला जाता है। तो यह चीजें हो गई, ठीक है। तो इसका यूज कब करते हैं, यह भी हमारा क्या अप्रत्यक्ष मापने वाला, इससे भी प्रत्यक्ष मापना। इसमें जो है हम एंगल पहले जिस भी जॉब का नापना है उस पर सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर वही बेवेल प्रोटेक्टर की मदद से इसका एंगल निकालेंगे कि यह एंगल कितना है। दोनों क्लियर हुआ। एंगल गेज, एंगल गेज जो होता है ना, कई सारी पत्तियां होती है। जैसे हमारा फिलर गेज होता है ना, उसी टाइप से एंगल गेज होता है। इसमें कई सारी पत्तियां होती है जो अलग अलग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब इस तरह से अलग अलग एंगल पे काटी गई पत्तियां एक साथ रखी गई होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर भी किसी ग्रुप्स वगैरह में किसी तल का टेपर का कोण वगैरह ज्ञात करना है तो हम इन पत्तियों की मदद से उस पर लगा करके जो पत्ती सेट हो जाएगी उस पर देखेंगे कितना, उस पत्ती पे 3 डिग्री लिखा है, इसका मतलब वो टेपर कितना है, 3 डिग्री है। तो इस तरह से टेपर निकालने के लिए, टेपर एंगल वगैरह किसी ग्रुप्स के तल में टेपर का कोण वगैरह ज्ञात करने के लिए एंगल गेज यूज करते हैं। सरफेस गेज, सरफेस गेज का फिगर ये आपके सामने दिख रहा है। यह वाला जो है आपका सरफेस गेज का, हमने यूनिवर्सल सरफेस गेज भी देखा है और नॉर्मल सरफेस गेज यहाँ पे है। सरफेस गेज को हम लोग मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक इस नाम से भी सरफेस गेज को जाना जाता है। इसका यूज भाई नाम से पता चला मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक, इस वाले नाम से तो उतना अंदाजा नहीं लगेगा, इन दोनों से लग रहा होगा। मार्किंग करने के लिए हम इसकी मदद से मार्किंग भी कर सकते हैं। किसी जॉब को लेथ मशीन के फोर्जा सेंटर में, सॉरी फोर्जा चक में सेंटर भी कर सकते हैं। इसकी मदद से मार्किंग वगैरह भी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी फाइल है जिसका उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के उपयोग के लिए किया जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। किसके लिए, डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, रोटरी फाइल यूज की जाती है। जो ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, देखिए फिगर क्वेश्चन नहीं दिया, फिगर मैंने आपको लिया जिससे आपको आसानी समझ में आए।
रोटरी फाइल होती है जो आपको दिख रही है, इसकी सैंक गोल होती है जिसे हम लोग मशीन में लगा करके यूज करते हैं, गोल गोल घूमती है इसलिए रोटरी फाइल कहते हैं। नॉर्मली फाइल तो भाई हम आगे पीछे ऐसे फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रोक में चलाते हैं ना, लेकिन जो रोटरी फाइल होती है गोल गोल घूमती है, इसके सैंक गोल होते हैं जिससे मशीन में लगा करके चलाया जाता है, इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। और इसका यूज होता है डाई और मोल्ड का निर्माण करने के लिए। मोल्ड मतलब एक तरह से सांचा टाइप का, कोई सांचा बनाना हो, कहीं सांचे में केविटी बनानी हो तो वहां पे काम आ जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरा जो है टिंकर फाइल। टिंकर फाइल जो यह वाला आपको दिख रहा है फिगर ना, ये टिंकर फाइल का, इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जो टिंकर फाइल होती है यह वाला टिंकर फाइल है, इसके एक साइड तो दांते कटे होते हैं लेकिन इसके विपरीत साइड में दांता नहीं कटा होता, वो बिल्कुल प्लेन होता है बिना दांतों के। उस दूसरी साइड पे हम लोग क्या करते हैं, जो हैंडल है इस फाइल के दूसरी साइड में जिधर दांता नहीं कटा है उस पर लगा लेते हैं, और फिर यह जैसे रंदा वगैरह काम करते हैं ना उस टाइप से फाइलिंग करने के काम आता है। बड़े पार्ट्स पे भी इसकी मदद से फाइलिंग की जा सकती है। प्लस जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं उनकी टिंकरिंग करने के बाद भी इसी के द्वारा जो है हम लोग फाइलिंग करते हैं, ठीक है। बैरेट फाइल आपको यह वाली दिख रही होगी, यह भी पहले बात हो चुकी है हमारी कि ट्रायंगुलर फाइल जैसे होती है त्रिभुजाकार फाइल, उसी तरह से बैरेट फाइल होती है। ट्रायंगुलर फाइल में मैंने बताया था कि उसकी तीनों सरफेस एक बराबर होती है, जबकि हमारी बैरेट फाइल में क्या होता है, बैरेट फाइल को कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो है एक सरफेस बड़ी होती है, बाकी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। ये सबसे बड़ी सरफेस है, जो दोनों बराबर होती है ना, इन पर कोई दाता नहीं कटा होता है, जबकि हमारे ट्रायंगुलर फाइल पे तीनों सरफेस पे दाता होता है। इस पर इन दोनों पे जो दोनों सरफेस बराबर है उन पे कोई भी दाता नहीं कटा होता, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी वाली सरफेस पे दाता कटा जाता है बैरेट फाइल में, या कोने वगैरह को साफ करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इनका एंगल की बात करें तो यह वाला 120 डिग्री हो जाता है और यह दोनों 30-30 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 60 डिग्री से छोटे ग्रुप्स वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकता है, जबकि जो ट्रायंगुलर फाइल होता है सबका एंगल बराबर होता है, 60 डिग्री तीनों का होता है, जो 60 डिग्री से छोटे में यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ग्रुप जो 60 डिग्री से बड़े के हों वहां पे यूज किया जा सकेगा। ये चीज हो गई। लास्ट है रास्ट कट फाइल। रास्ट कट फाइल आपके सामने यहाँ दिख रही है, ये होती है रास्ट कट फाइल। इसमें आपको दिख रहा होगा इसके जो दांते हैं पंच के द्वारा अलग अलग उभार के बनाए जाते हैं, सभी दांते एक साथ नहीं जुड़े होते, अलग अलग उभार उभार के बनाए जाते हैं। इसका यूज कहाँ होता है तो हमने इसकी भी बात किया था कि यह जो होता है हमारा रबड़ वगैरह को घिसने के लिए, लकड़ी को घिसने के लिए, घोड़े के खुर को घिसने के लिए, ऐसे जगहों पे हम लोग रास्ट कट फाइल यूज करते हैं। या फिर मैंने ये भी बताया था कि जो पंचर की दुकानें होती थी वहां पे जब ट्यूब वगैरह को घिसा जाता था तो वहां पर भी इसी का यूज किया जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, आजकल तो ये बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ग्लोबल ITI इस नाम को सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा, ठीक है। अगर मन हो तो आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा फाइल की दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है ना। जब फाइल के दांतों के बीच में चिप्स फंस जाती है तो उसे हमने आपको बताया था कि जब फाइल के द्वारा फाइलिंग की जाती है तो जो मटेरियल को, जिस मटेरियल को हम घिस रहे होते हैं उसमें क्या होता है, उसके बुरादे निकलते हैं। जब बुरादे निकलते हैं तो जो फाइल के दांते बने हुए हैं, फाइल इस टाइप हमारे पास होती है और इसके जो दांते कटे होते हैं, 3 दांतों के बीच में बुरादा भर जाता है। जब यह भर जाता है तो क्या होगा, फाइल से सही से घिसाई नहीं होगी और जो सरफेस आएगी तो उस पर जो बुरादे भरे हुए उस पर स्क्रैच करेंगे, स्क्रैचेज मारेंगे। तो हमने बात किया था कि जब फाइल के दांतों के बीच में बुरादे भर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल की पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइल की पिनिंग बोलते हैं, फाइल की पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे भी पूछा है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है। कि फंसी धातु को मतलब जब धातु फंस जाएगा तो उसको पिनिंग बोला जाएगा। अब उसको हटाया कैसे जाए यह बात की जा रही है कि ब्रश के द्वारा, वायर ब्रश के द्वारा। देखिए फाइल ब्रश के द्वारा हम लोग हटाते हैं, किसके द्वारा, फाइल ब्रश के द्वारा। लेकिन फाइल ब्रश में क्या होता है, वही मतलब वायर ब्रश, मतलब उसमें वायर के दांते लगे होते हैं। क्या होता है, उस ब्रश में वायर के लंबे लंबे दांते होते हैं, वायर के दांते लगे होते हैं। तो उससे दिक्कत ये होती है कि जब उससे हम लोग इसको हटाने की कोशिश करते हैं, इसमें जो चिप्स फंसे हुए हैं, तो यह जो वायर का दाता है, मतलब वायर लंबे लंबे लगे हुए हैं इस फाइल में, फाइल कार्ड बोलते हैं, तो उससे जब हटाएंगे ना तो ये जो वायर है वह इसके एज को खराब करता है, फाइल की जो कटिंग एज है उसको खराब करता है, क्योंकि वायर इस पे घिसेगा तो उसकी कटिंग एज फाइल की खराब होगी। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर प्रीफर किसको करते हैं, फाइल ब्रश या वायर ब्रश को प्रीफर ना करके प्रीफर किया जाता है किसी सॉफ्ट मटेरियल को, जैसे कि कॉपर का स्ट्रिप, कॉपर का टुकड़ा, या फिर ब्रास का भी यूज करते हैं। किसका, ब्रास का या फिर कॉपर का स्ट्रिप, मतलब एक ऐसा टुकड़ा ले लेंगे कॉपर या ब्रास का और उसको इस फाइल पे घिसेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें की जो ये चिप्स भरे हुए हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और फाइल के दांते भी या उसकी दांतों की कटिंग एज भी खराब नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कॉपर का स्ट्रिप होता है या ब्रास, ब्रास मतलब पीतल और कॉपर का मतलब
तांबा, इनके स्ट्रिप को हम यूज करते हैं। चॉक पाउडर का हमने बात किया था पीछे के वीडियोज में। जो हमारी फाइल होती है ना, फाइल पे चाक पाउडर लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? तो हमने बताया था कि जो चाक पाउडर लगाने से फायदा होता है कि फाइल में पिनिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसकी पेनिट्रेशन भी कम हो जाता है, मतलब भेदने की क्षमता भी कम हो जाती है, मतलब ज्यादा गहराई में कटाई नहीं करता है। पेनिट्रेशन मतलब अधिक गहराई में फाइल कटाई भी नहीं करती है और पिनिंग होने के भी चांसेस, मतलब फाइल के पिनिंग होने का भी चांस कम हो जाता है। किसकी वजह से? चाक पाउडर की वजह से। अगर हम चाक पाउडर को फाइल पे लगा दें तो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? मतलब छोटा जॉब हो जिसपे हमें फाइलिंग करना हो या ड्रिलिंग करना हो, तो ऐसे जॉब को किस वाइस में पकड़े? पिन वाइस? नहीं, आप जानते हैं पिन वाइस कैसा होता है। वाइस है पतली या वाइस जो भी नाम यहाँ पे है, आपने पीछे के वीडियोज में देखा होगा, इसलिए पहले मैं बोल रहा था आपको कि जब भी वीडियोस देखिए तो स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, तभी मजा आएगा। क्योंकि कुछ जगहों पे मैं छोड़ देता हूँ कि मैं पहले करा चुका हूँ, तो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए सीरियल से देखते आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ये सब वॉइस का नाम यहाँ लिखा हुआ है, सब वॉइस मैं पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो जो पिन वॉइस होता है तो ये महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है, महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए या फिर घड़ी के छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए पिन वॉइस यूज किया जाता है। जबकि पाइप वॉइस किस लिए यूज किया जाता है? तो यह पाइप को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? पाइप को पकड़ने के लिए। हैंड वाइज हमारा स्क्रू हो गया, रिविट हो गया, ठीक है, और कील हो गया। ऐसे जो चीजों को पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइज यूज करते हैं। अब बच्चा टूल मेकर्स वाइज, तो इसलिए मैंने इसका फिगर भी ले रखा है थोड़ा अलग टाइप का। टूल मेकर्स वाइज यहाँ पे जो वाइज दिखाई गई है ना, यह देखिए वाइज है। ऊपर यह वाइज नहीं है, यहाँ ऊपर ये तो मेज है जिसमें वाइज को कसा गया, यह वाली वाइज है। ठीक है, ये इतना वाइस है। वाइस में देखिए यहाँ जॉब पकड़ा गया और जॉब के नीचे आप देख रहे हैं ना, इधर और इधर दो छोटे छोटे, ठीक है, जॉब के इधर और इधर दो छोटे छोटे ब्लॉक रखे गए हैं जिसे हम लोग पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। यही मैंने आपको बताया था कि जॉब बिल्कुल पैरेलल रहे और नीचे से सपोर्ट के लिए हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, जॉब के पास में पैरेलल ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो वही पैरेलल ब्लॉक यहाँ पे लगाया गया, किसमें? और टूल मेकर वाइस में। और इसमें इस जॉब को पकड़ा गया था ताकि इसमें ड्रिल किया जा सके और फाइलिंग की जा सके। तो छोटे जॉब में ड्रिल और फाइलिंग के लिए हम लोग किसमें पकड़ रखे हैं? टूल मेकर वाइस में पकड़ रखे हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा हेक्सा ब्लेड है जो घुमावदार, मतलब किसी पे कोई जॉब है और हम इस पे ऐसे मार्किंग कर दे कि हमें इस पर ऐसे कटाई करना है घुमावदार रेखा के साथ, कि इस टाइप से हमें जॉब को काटना है। तो घुमावदार रेखा के साथ कौन सा ब्लेड आसानी से चल सकता है? एचएसएस ब्लेड, हाई स्पीड ब्लेड? नहीं, ये तो कठोर धातु के लिए यूज किया जाएगा। ऑल हार्ड ब्लेड दरअसल जो हमारा जो ब्लेड होता है ना, जनरली दो टाइप का होता है, ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। कौन कौन सा? ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है कि इसमें हमारा जो ब्लेड होता है ना, पूरा जो है कठोर कर दिया जाता है। ये ब्लेड हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों होल हो गए। तो इन दोनों होल को बीच में जो दोनों पिन होल होते हैं, दोनों पिन होल के बीच में पूरा ब्लेड हार्ड कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको ऑल हार्ड ब्लेड बोलते हैं कि पूरी ब्लेड को हमने क्या कर दिया? हार्ड कर दिया। तो ऐसे में अब ब्लेड क्या होता है? बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है जैसे जैसे कठोरता बढ़ती है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। तो इसको अगर चलाने में कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा भी झटका लगेगा या ब्लेड फंसेगी नहीं तो तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ब्लेड पतला बनेगा, ब्लेड तो पतला ही होता है लेकिन पूरा हार्ड है। तो अगर आप सही इसमें कुशल कारीगर ना हो चलाने के लिए तो इसमें फायदा तो यह जल्दी घिसेगा नहीं या हार्ड मटेरियल को काट देगा। लेकिन अगर थोड़ी भी चलाने आपको नहीं आता, मतलब कुशल कारीगर है, तो थोड़ा भी अगर फंस गया, झटका लगेगा तो ब्लेड बार बार टूट जाया करेगी। ठीक है, तो ऑल हार्ड ब्लेड वाला कहां हम यूज करते हैं? हाई कार्बन स्टील को काटना हो या फिर टूल स्टील हो गया या हाई कार्बन स्टील हो गया, ऐसे कठोर मटेरियल को काटने के लिए ऑल हार्ड ब्लेड यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल ब्लेड कहां यूज करते हैं? देखिए ऑल हार्ड समझ में आया। फ्लेक्सिबल में क्या किया जाता है? सिर्फ दांतों को ही हार्ड किया जाता है। किसको? दांतों को हार्ड किया जाता है, बाकी सब हमारा सॉफ्ट ही बना रहता है। ऑल हार्ड में पूरा हार्ड कर दिया हमने ब्लेड को, जबकि फ्लेक्सिबल वाले में सिर्फ दांतों को हार्ड किया, बाकी हिस्सा सॉफ्ट बने रहने दिया हमने। तो इससे फायदा होगा कि अगर उसमें थोड़ा बहुत झटका लगेगा, ब्लेड फंसेगी भी तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, वो मुड़ के फिर सीधा हो जाएगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, तो वही चीज पूछा था यहाँ पे कि किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए? तो यहाँ घुमावदार रेखा को काटना है तो इसका मतलब ब्लेड फ्लेक्सिबल होगी तभी तो वैसे से घूम पाएगी, टूटेगी नहीं। नॉर्मल अगर तो टूट जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
फ्लेक्सिबल प्लेट, लचीली प्लेट रहेगी तो आराम से लाइन के साथ जिधर जिधर घूमना होगा घूम जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। देखिए ये भी बात हो गई हमारे कि जो फ्लैट चीजल होता है इसका यूज जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, कोई बड़े सरफेस पे से चिपिंग वगैरह, चिपिंग करने का मतलब है मटेरियल को काट करके हटाना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको काट करके हटाना, या वेल्डिंग कहीं पे किया गया है तो वहां पे अतिरिक्त धातु जम गया है तो उसको काट करके हटाना, उसको भी चिपिंग बोलते हैं। या फिर ढलाई किया गया पार्ट है उसमें कोई अतिरिक्त मटेरियल कहीं पे ज्यादा बह करके जम गया है तो उसको छेनी के द्वारा काट करके हटाना, वह भी चिपिंग कहलाता है। और वह काम किसके द्वारा किया जाता है, फ्लैट चीजल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, फ्लैट चीजल के द्वारा। क्रॉस कट चीजल के द्वारा क्या किया जाता है, तो हमने पहले ही बात किया था, क्रॉस कट चीजल के द्वारा कीवे बनाया जाता है, कीवे काटा जाता है या कीवे बनाया जाता है। और क्रॉस कट चीजल को केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, यह भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में केप चीजल का नाम ले लेता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कौन सी चीजल है। तो केप चीजल क्रॉस कट चीजल को ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा भी था क्वेश्चन में कीवे काटने के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। कीवे समझ रहे हैं ना, कोई शाफ्ट है इस तरह से, शाफ्ट पे हमें पुली जब लगानी होती है तो शाफ्ट में एक खांचा काट दिया जाता है इस टाइप से, और इसी टाइप का खांचा पुली में भी काट दिया जाता है। उसके बाद एक हमारे पास इस टाइप से कीवे मतलब मेटल का टुकड़ा होता है इस टाइप से। अब यह की क्या होगी, आधा जो होगा नीचे शाफ्ट वाले खांचे में चला जाता है और आधा पुली वाले में चला जाता है, जिससे कि इन दोनों को आपस में जाम करके रखता है। तो यही जो शाफ्ट में कीवे काटा जा रहा है, यह कीवे या फिर पुली के हब में जो कीवे काटा जाएगा, यह कीवे काटने के लिए ही क्रॉस कट चीजल यूज की जाती है। वही क्वेश्चन में पूछा था। पंचिंग छेनी, देखिए पंचिंग चीजल आ गया, पंचिंग छेनी, ये भी कंफ्यूज करेगा, इसको वेब चीजल भी कहते हैं। अब याद आ गया होगा, पंचिंग चीजल कोई अलग चीजल नहीं है, वेब चीजल को ही पंचिंग चीजल कहते हैं। हमने बताया था कि कोई अगर मटेरियल है उसमें आयताकार ग्रुप्स टाइप का काटना है तो पहले उसमें चेन ड्रिलिंग की जाती है। चेन ड्रिलिंग मतलब इस तरह से ड्रिल होल कर लेते हैं, उसके बाद इनके बीच का मटेरियल हटाने के लिए जिस चीजल का यूज किया जाता है उसी को वेब चीजल बोलते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल, ये भी हमने बात की थी कि इसका जो एंगल जनरली 60 डिग्री रहता है, आगे का पॉइंट ऐसा नुकीला होता है, और इसका यूज कहीं आयताकार जॉब हो तो आयताकार कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए या आयताकार कोनों को चौकोर बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हथौड़ा में यह चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह हैमर है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको नाम बताइए। क्या बताइए, इसका नाम बताइए, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग ऊपर वाले हिस्से को पिन, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या बोला जाता है, पिन बोला जाता है। नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। यह आपका हैंडल होता है, क्या होता है, हैंडल होता है। इसकी बात करें, इसको हम लोग चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है जिसमें हैंडल लगा हुआ है इसको आई होल बोला जाता है, आई होल। और यहाँ पे हैंडल को यहाँ पे जाम रखने के लिए कैसे लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है, इस टाइप का होता है टेपर में, ताकि वो अंदर जाके फंस जाए, यहाँ पे बना होता है। और उस जो टेपर वाला बना हुआ इस टाइप का लकड़ी का टुकड़ा है, इसको वेज बोला जाता है। ठीक है, तो पिन हो गया, फेस हो गया, चिक हो गया, आई होल हो गया। पूछा किसको था, इसने पूछा इसको था कि इसको क्या कहते हैं, इसको पिन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पिन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी जो आगे क्वेश्चन होगा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।